दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल और यूपी आर्मिनल टीजी2 के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी डेली डोज के नाम से अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। डेली 25 क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं और अभी तक 2 सीरीज हम दे चुके हैं। आज ये उस सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है। डेली एमसीक्यूज़ में 25 क्वेश्चन इस सीरीज़ में भी रहेंगे। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रायंगल वेव यानी त्रिभुजाकार वेव जो है उसकी पीक वैल्यू 100 वोल्ट है। इसका आरएमएस मान कितना होगा? त्रिभुजाकार वेव में पीक वैल्यू से यदि आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला है उसको 0.577 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर उसको √3 से यानी 1.732 से डिवाइड कर दिया जाए। दोनों में से कोई एक काम करना है एक समय में, तो 0.577 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये इजी रहता है और आंसर आएगा अपना 57.7 वोल्ट। दोस्तों यदि ये अपना साइन वेव होता तो फिर साइन वेव में शिखर मान को 0.707 से मल्टीप्लाई करते हैं और उत्तर आता 17.70 वोल्ट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, चित्र में एक्स से किसे दर्शाया गया है? हमें एक ग्राफ दिया है, कर्व दिया है, थोड़ा सा धुंधला है बट मैं आपको सारी चीज़ें शो करवा दूंगा। इसमें एक्स से किसे दर्शाया गया? देखिए ये है एक्स यहाँ पर ये वाला, और इस सिस्टम को दर्शाया है। ये -h है, ये प्लस का h है। हमसे ये पूछा गया है कि ये x किसको दर्शा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो h है ना, ये है आरोपित चुंबकीय बल, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं इसको। और ये जो ऊपर की ओर है ना, ये होता है b, जिसको फ्लक्स घनत्व बोलते हैं या पदार्थ का चुंबकत्व बोलते हैं। यानी ये एक तरह का BH वक्र है, पहले तो ये ध्यान रखें आप। ये BH कर्व है जो हमेशा ये देखता है कि आरोपित चुंबकीय बल और पदार्थ के चुंबकत्व में क्या संबंध पाया जाता है और वो कितना पीछे उससे रह जाता है, जिससे स्ट्रेसिस आने का भी हमें पता लग जाता है। जैसे जैसे आरोपित चुंबकीय बल का मान बढ़ाया, पदार्थ भी चुंबकित होता गया और एक पीक पॉइंट आ गया। तो ये पोजीशन कहलाती है सैचुरेशन पॉइंट, संतृप्त अवस्था। जैसे ही चुंबकीय बल, आरोपित चुंबकीय बल का मान हमने कम किया, पदार्थ का चुंबकत्व भी घट गया, लेकिन इतनी दूरी घट करके कम हुआ। तो ये जो 0 से लेकर के ये पोजीशन इतनी रह गई यहाँ तक की, ये कहलाती है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म यानी अवशिष्ट चुंबकत्व। ये पीक पॉइंट या सैचुरेशन पॉइंट, ये यहाँ तक का रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब देखो जब हमने विपरीत दिशा में चुंबकीय बल लगाया तो इतनी दूर की शक्ति नष्ट हो गई, जिसको हम कोअर्सिविटी यानी निग्रहिता बोलते हैं। फिर ये इस साइड पीक पॉइंट आया, फिर सैचुरेशन आई और फिर अवशिष्ट चुंबकत्व आया। तो पूरा ये अगर क्या है ऐसा क्वेश्चन अपनों से पूछा जाता तो ये BH कर्व है और x से कोअर्सिविटी यानी निग्रहिता से दर्शाया गया है। h जो है वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है और सैचुरेशन पॉइंट ये है। यहाँ पर a या b कुछ भी वो शो कर देते तो अपन मान लेते उसको पीक पॉइंट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर नहीं है? 3 तरह के रोटर होते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, सिंगल केज रोटर, डबल केज रोटर और डीप बार केज रोटर। मोस्टली 2 तरह की इंडक्शन मोटरें होती है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर वाउंड होता है, यानी उसमें सेम उतने ही पोल की वाइंडिंग होती है जितने स्टेटर में होते हैं। जबकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं होती है, उसके रोटर ऑटोमेटिक पोल बनाते हैं जितने स्टेटर में होते हैं। जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर को उतने ही पोल के लिए वाउंड हमें करना पड़ता है जितने पोल की उसमें स्टेटर में वाइंडिंग है। तो ए ऑप्शन रहेगा। वाउंड रोटर जो है ये स्क्विरल केज रोटर मोटर का प्रकार नहीं है।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डीप बार केज जो रोटर होता है उसमें स्लॉट का रेशियो कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। 12:1 होता है या 1:12 भी बोल सकते हैं हम। यानी इस तरह से गहराई 12 होती है तो 1 mm का उसमें ये इस तरह से चौड़ाई होती है। डीपली ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखें, बहुत अधिक गहराई तक होता है, इसीलिए नाम रखा है डीप बार, यानी बहुत अधिक गहराई तक। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एच श्रेणी के अचालकों का तापमान कितना है। एक अचालकों की टेबल है जिसमें YAEBFHC से लेकर के ऐसे 7 अचालकों की कोडिंग और उनके टेम्परेचर दिए हुए हैं। तो ये आपको कंप्लीट याद रखना होगा। YAEBFH और C ये अचालकों का वर्ग वहाँ डिसाइड किया हुआ है। बढ़ते क्रम में इनकी टेम्परेचर कोडिंग है, उसको भी याद रखें। 90, 105, 120, 130, 155, 180 और 200 से लेकर 250 तक टोटल याद रखें। अभी अपना आंसर तो डी हो जाएगा, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से ज़रूर आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, इसलिए इस टेबल को आप अच्छे से याद करें। टेम्परेचर के साथ साथ आप इनमें अचालक सामग्री को भी याद रखें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रकाश व्यवस्था के लिए टर्मिनल किस सामग्री के बने होते हैं। यानी स्विच, सॉकेट, लैंप होल्डर, इनके जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं, और वो ब्रास के होते हैं, यानी पित्तल धातु के होते हैं। ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर की ड्राइव VVVF से क्या आशय है। इंडक्शन मोटर में 2 ट्रैक ड्राइव आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है VFD, तो पहले तो इसी को सुन लीजिए, और इस VFD का दूसरा नाम है AFD। दोनों सेम ही है, एक ही चीज़ है, 2 नाम है। VFD का पूरा नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी इस सिस्टम के माध्यम से हम केवल फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करके मोटर की स्पीड परिवर्तित करते हैं। AFD का मतलब है एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तो बात एक ही है, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना या वेरिएबल करना। अब वर्तमान में इस VFD को इम्प्रूव करके VVVF आ गया, जिसका पूरा नाम होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, बट आप दोनों नाम याद रखें, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और एक VFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में न्यूनतम अनुरक्षण की आवश्यकता है। सबसे कम मेंटेनेंस की ज़रूरत किसको पड़ेगी। ठीक है, देखो सबसे कम मेंटेनेंस की ज़रूरत ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इन्होंने 3 फेज़ प्रेरण मोटर लिखा है। हालांकि 3 फेज़ प्रेरण मोटर में स्लिप-रिंग है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, ये स्पष्ट नहीं दिया, फिर भी हम ए ऑप्शन की ओर ही जाएंगे। कैसे, क्योंकि स्लिप-रिंग मोटर का इन्होंने ऑप्शन अलग दे दिया, तो यहाँ पर 3 फेज़ प्रेरण मोटर से संबंध स्क्विरल केज मोटर का ही मानना होगा। देखो सिंक्रोनस मोटर में भी स्लिप-रिंग लगती है, ध्यान रखना, रोटर को DC देते हैं ना, तो बेरिंग के अलावा ब्रश और स्लिप-रिंग के लिए मेंटेनेंस बढ़ गया। DC मोटरों में कम्यूटेटर और कार्बन के ब्रश वहाँ भी है, यानी बेरिंग के अतिरिक्त वहाँ भी ब्रश और कम्यूटेटर के लिए मेंटेनेंस बढ़ गया। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो स्लिप रिंग मोटर का, तो स्लिप रिंग मोटर में भी स्लिप रिंग लगती है, तो ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता उसी को है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में 2 ओम के प्रतिरोध में से धारा प्रवाह का मान कितना होगा। एक सर्किट डायग्राम अपने को दिया गया है और ये पूछा गया कि इस 2 ओम वाले में से करंट का फ्लो कितना हो रहा है, ये बताइए। देखो जिस तरह से समझ में आ रहा है, एक ही सप्लाई का सोर्स है, तो कोई मेश एनालिसिस इस पर करने की ज़रूरत नहीं है। इस 20 वोल्ट के साथ ये 5 ओम और 15 ओम सीरीज में होते हुए कनेक्टेड है, और ये 3 ओम और 2 ओम इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हुए जुड़े हुए, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। ये इस 20 वोल्ट सप्लाई के साथ जुड़े हुए हैं, यानी 20/5 करेंगे, उत्तर आएगा 4 एम्पियर। धारा का मान कितना है, 4 एम्पियर। इस पूरी ब्रांच से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर,
तो वो चाहे 3 ओम का आंसर हो या 2 ओम का हो, दोनों के लिए भी कितना रहेगा, 4 एम्पियर रहेगा। अगर इनकी वोल्टेज ड्रॉप के लिए होता तो 4 एम्पियर की यहाँ पर करंट चल रही है, 8 वोल्ट इसको मिलेगा, 4 एम्पियर की धारा इसमें से चल रही है, 12 वोल्ट इसको मिलेगा, 12 और 8 दोनों का आंसर कितना आया, 20 वोल्ट। तो करंट की वैल्यू पूछी थी, आंसर रहेगा ए 4 एम्पियर। अगर दूसरी साइड का पता कर लेते अपन से, तो देखिए इसमें 5 और 15 है, 20 ओम आता, तो डिवाइड करते 1 एम्पियर धारा आती। यानी इस ब्रांच में 5 और 15 में से किसी में पूछा होता तो करंट का मान कितना होता, 1 एम्पियर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर की 81.2% होती है, 81.2%। चाहिए सेंटर टेप फुल वेव हो या ब्रिज रेक्टिफायर हो, दोनों की सेम है। यदि सिंगल फेज में हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो उसकी 40.6% दक्षता होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग उपयोग क्यों की जाती है। वैसे तो हंटिंग दोष दूर करने के लिए होती है, लेकिन हंटिंग के अलावा ये मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने का भी कार्य करती है। 2 ऑप्शन ध्यान रखना है, प्रिवेंट हंटिंग एंड प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क। 2 में से जो भी ऑप्शन आपको पेपर में मिले, दोनों मिले तो दोनों करने हैं। तो अभी अपना सी ऑप्शन रहेगा, शुरुआती टॉर्क प्रदान करना, यानी मोटर को स्टार्ट करना, स्टार्टिंग टॉर्क देना। डैम्पर का कहीं ऑप्शन नहीं है तो वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरिस्टर क्या होता है। चर प्रतिरोधक है वेरिस्टर, इसका जो पूरा कंप्लीट नाम है वो होता है वीडीआर, और वीडीआर को पूरी तरह से हम बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी ऐसे प्रतिरोधक जिनका मान वोल्टेज पर निर्भर करता है। यानी वेरिस्टर जो है वो एक वोल्टेज डिपेंडेंट प्रतिरोधक होते हैं। इसी तरह से थर्मिस्टर भी होते हैं तो वो एनटीसी होते हैं। इसी तरह से सेंसिटर होते हैं वो पीटीसी होते हैं, और एक और होते हैं जिनको एलडीआर बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि फुल वेव रेक्टिफायर में फिल्टर परिपथ में कैपेसिटर डिस्चार्ज कब होता है। देखो फुल वेव रेक्टिफायर के साथ कैपेसिटर फिल्टर अगर लगा हुआ हो तो जब डायोड रिवर्स बायस में आता है उस समय कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज हो जाता है। पहले हाफ चक्कर में वो चार्ज होता है, फिर वो डिस्चार्ज होता रहता है। यानी ये जो कैपेसिटर सिस्टम होता है ये अधिक शुद्ध डीसी क्यों देते हैं, क्योंकि पहले इनसे लगातार जो डीसी मिल रही थी वो जब पॉजिटिव साइकिल में डायोड होते हैं तो वो देते हैं। नेक्स्ट जैसे डायोड रिवर्स में जाता है तो कैपेसिटर देना शुरू कर देता है। यानी जब डायोड रिवर्स बायस में हो तो उस समय कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, लेकिन वोल्टेज लगातार मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट में फेज अंतर कितना होता है। देखो सीई जो है ये सबसे अधिक उपयोग होने वाला एम्पलीफायर या कन्फिगरेशन भी है। सबसे अधिक इसी का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें करंट, वोल्टेज और पावर तीनों गेन जो है वो इकाई से अधिक प्राप्त हो जाती है। इसमें इनपुट और आउटपुट हाफ साइकिल का डिफरेंस होता है, यानी 180 डिग्री का फेज अंतर होता है, जबकि कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में इनपुट आउटपुट में 0 का फेज डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूअल स्टार्टर में एनवीसी किसके साथ जुड़ती है। ड्यूअल स्टार्टर केवल स्क्रोल गेज मोटर के काम में आता है, लगभग 5 HP तक इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये मोटर को सीधे सीधे या तो स्टार में या डेल्टा में ऑपरेट करता है। यानी ऐसा नहीं होता कि पहले स्टार में और फिर डेल्टा में, तो इस कारण से इसमें लाइन करंट कम नहीं हो पाती है। जितनी करंट मोटर को 5 से 7 गुना स्टार्टिंग में लेना होता है मोटर करंट ड्रा करता है। तो इसमें जो 9 वोल्ट कॉइल जिसका नाम होल्डिंग कॉइल या कॉन्टेक्टर कॉइल भी है वो लाइन के साथ सीरीज में होती है। लाइन के साथ सीरीज का मतलब 2 फेजों के बीच में वो जुड़ती है, लेकिन कॉइल के सीरीज में ही स्टार्ट और स्टॉप के बटन भी आते हैं। NONC जो होते हैं वो उसी के साथ सीरीज में होते हैं, इसलिए लाइन और सीरीज शब्द है। यानी 2 फेजों के बीच में होती है, लेकिन कहलाती श्रेणी क्रम में क्योंकि बीच में उसमें स्टार्ट और स्टॉप बटन भी साथ में होते हैं। कंप्लीट इसका एक थ्योरी का क्लास लगा हुआ है और इंडक्शन मोटर प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें, समझ में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DC सीरीज मोटर में आर्मेचर धारा 10% कमी कर दी तो टॉर्क में। DC मोटर का टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती है। आर्मेचर धारा में कमी करी है
तो टॉर्क में कमी ही होगी, यानी या तो ए या बी ऑप्शन होगा। अब देखो करंट पहले 100% था, 10% कम कर दिया, यानी अब कितना रह गया 90%। दोनों में से एक एक काट दीजिए, 10 की स्क्वायर कर दो, 9 की स्क्वायर कर दो, दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। 10 की स्क्वायर कितनी आई 100, 9 की स्क्वायर कितनी है 81, दोनों का डिफरेंस कितना है 19, तो 19% ही कमी हुई है। कितनी कमी है 19% कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर में 75% भार पर कॉपर लॉस 3600 वाट है, पूर्ण भार के 30% भार पर कॉपर हानि कितनी होगी। ये अलग क्वेश्चन है दोस्तों। 75% पर दिया है और 30% पे पूछा है, लेकिन ये दोनों आंसर तभी संभव होते हैं जब हमें 100% का पता हो। करना क्या है, जो 75% पर दिया हुआ है 3600 वाट, 75 का मतलब होता है 3/4। इससे हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, और वो रेजिस्टेंस ही फुल लोड की आनी होती है, तो उसका उपयोग करते हुए 30% पे नई हम लॉस कैलकुलेट करेंगे। कैसे आएगा देखिएगा ज़रा। P/I² करेंगे तो प्रतिरोध का मान आएगा, पावर का मान दिया हुआ है 3600, और धारा जो है वो 75%, क्योंकि लोड करंट होता है, यानी धारा हमेशा बाहर की ही होती है। 75% बाहर मतलब 75% करंट, तो इसको 3/4 करेंगे। 3 की स्क्वायर होती है 9, 4 की स्क्वायर 16। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये उत्तर आएगा 6400 वाट, सॉरी 6400 ओम। अब फुल लोड पर 6400 ओम रेजिस्टेंस है, तो धारा 1 एम्पियर होगी, इसलिए वहाँ पर 6400 वाट ही उत्तर होगा, ये श्योर है। यानी पूर्ण भार पर कितना है 6400 वाट। हमें किस भार पर ज्ञात करना है 30% पर, तो 30/100 कर देना, उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन का मिलान करें, उत्तर आएगा 1920 वाट, ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कितने जंक्शन होते हैं क्रमशः, यूजेटी, एससीआर और बीजेटी। यूजेटी में 1, एससीआर में 3, बीजेटी में 2 जंक्शन होते हैं। सी ऑप्शन करेंगे। यूजेटी का पूरा नाम यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, एससीआर का सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और बीजेटी का बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। यूजेटी में 3 सिरे एमीटर बेस 1 बेस 2, एससीआर में 3 सिरे एनोड कैथोड और गेट, जबकि बीजेटी में 3 सिरे एमीटर बेस और कलेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर का निरंतर गति के अतिरिक्त क्या लाभ है। नियत गति के साथ साथ 2 ऑप्शन और होते हैं। अधिक पावर फैक्टर पे वर्क कर सकती है, बेहतर दक्षता, एफिशिएंसी भी अधिक होती है। 3 इसके लाभ होते हैं सिंक्रोनस मोटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। ट्राई स्क्वायर को गुणिया बोलते हैं, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये तब होता है जब किसी हमें 90 डिग्री एंगल की हमें जांच करनी हो। क्वाड्रेचर जो कॉर्नर होते हैं, यानी सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, कोणों का सही समकोण जांचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी की सामग्री में होल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब लकड़ी में होल करने के लिए तो कई सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दे दी कि जो केवल एक साइड में ही घूर्णन करता हो। एक साइड में घूर्णन करने के साथ साथ दे दिया, नहीं तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन थे। अब वैसे तो एक और भी होता है, उसको जिमलेट बोलते हैं, वो भी सिंगल साइड ही रोटेट करता है, बट अभी अपने इसका आंसर रहेगा डी, रेचेट ब्रेस बोलते हैं इसको। हैंडल के जैसा होगा, जिसको घूर्णन करवा के हम करवाते हैं, ठीक है। और राउल प्लग टूल और पोकर ये भी होते हैं, बट ये दोनों साइड में घूर्णन कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, रेचेट ब्रेस ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यदि कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो सिंगल फेज मोटर का क्या होगा। फेज अंतर उत्पन्न करने के लिए कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में होता है, जिससे रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में 90 डिग्री या इससे अधिक का फेज अंतर आता है, जो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करता है। इसलिए सिंगल फेज मोटर आसानी से सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब कैपेसिटर ही शॉर्ट हो गया तो फेज अंतर उत्पन्न नहीं होगा, और जब फेज अंतर उत्पन्न नहीं होगा तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा, यानी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ की कुल धारा 10 एम्पीयर है, प्रतिरोधक R1 का मान 6 ओम है और R2 में से 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। सप्लाई वोल्टेज का मान कितना है। समांतर में दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और इन दोनों रेजिस्टर के बारे में हमसे सवाल किया गया। टोटल करंट 10 एम्पीयर का फ्लो हो रहा है, ये 6 ओम का है, यहाँ से 6 एम्पीयर का करंट चल रहा है। देखो, जब 10 एम्पीयर में से 6 एम्पीयर करंट इस ओर आया तो R1 प्रतिरोधक जो 6 ओम का है, इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, 4 एम्पीयर, क्योंकि ये डीसी का समांतर सर्किट है, सिंपल बात है। अब देखो, जब इस R1 ब्रांच का हमारे पास प्रतिरोधक और करंट यदि कैलकुलेट है तो हम यहाँ पर V बराबर I इंटू R करके इस R1 की वोल्टेज का पता कर सकते हैं। जैसे ही इस R1 की वोल्टेज का पता लग जाएगा हमें, 6 इंटू 4 कितना आया, 24 वोल्ट। अब ये देखो, दोनों समांतर में संयोजित है, इसलिए R2 पर वोल्टेज का मान भी यदि हमें कैलकुलेट करना होता तो वहाँ भी कितना रहता, 24 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज हमें ज्ञात करनी है तो वो भी कितनी आएगी, 24 वोल्ट, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान बराबर रहता है। इसलिए वोल्टेज के संदर्भ में उत्तर चाहे किसी का भी होता, तीनों में से सप्लाई वोल्टेज होता या दोनों में से किसी प्रतिरोधक पर, तो 24 वोल्ट ही उत्तर होता। बात खत्म। अब मान लीजिए कि हमसे प्रतिरोध R2 का मान यदि पूछ लिया होता तो वो भी हम कर सकते थे। देखो, इसको 24 वोल्ट मिलेगी और इसका करंट हमें दे दिया 6 एम्पीयर, तो उत्तर आता 4 ओम। यानी R2 4 ओम का है, R1 6 ओम का है। R1 में से 4 एम्पीयर धारा, R2 में से 6 एम्पीयर करंट। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस भी यदि हमसे पूछ लिया होता तो पहले R2 ज्ञात किया है, R1 हमें दिया हुआ था, वो भी कर सकते हैं। यानी इस डायग्राम से संबंधित कई तरह के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग स्टार में संयोजित होती है, लेकिन एक ऐसी विधि है जिसमें न्यूट्रल ग्राउंड नहीं होता है, उस विधि का नाम क्या है। देखो, स्टार जब भी हो तो वहाँ तो हम करेंगे ही करेंगे, ये श्योर है। एक स्टार संयोजन हमेशा 3 फेज 4 वायर का होता है और इसके न्यूट्रल बिंदु को हमेशा ग्राउंड कर दिया जाता है, जिसके हमें मोस्टली 3 से 4 बेनिफिट मिलते हैं। लीकेज करंट से बचाव हो जाता है, यानी विद्युत झटके से बचाव हो जाता है। मशीन और उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है। लाइन की टेस्टिंग सरलता से हो जाती है। वोल्टेज संतुलित रहती है। लेकिन एक विधि है जिसका नाम है इंटर स्टार संयोजन, और इसमें न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइंडिंग में जो उनके टर्न होते हैं उनके लगभग 16%, 15.5% टर्न एक्स्ट्रा लगते हैं, उसको इंटर स्टार संयोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेश एनालिसिस में जब धारा क्लॉकवाइज घूर्णन कर रही है, चल रही है, तो ड्रॉप को पॉजिटिव मान लिया जाता है। तो यदि उसी मेश में जब धारा एंटी क्लॉकवाइज हो तो ड्रॉप कैसा होगा। देखो, मेश एनालिसिस जब भी करते हैं तो सेल या बैटरी में से पॉजिटिव या नेगेटिव किसी एक टर्मिनल को लिया जाता है और उस पॉजिटिव या नेगेटिव में से एक सिस्टम को लेते हुए हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें यूं हमने चला तो इन दोनों की ड्रॉप को हम पॉजिटिव लेंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम इस ओर से आएंगे तो इसकी ड्रॉप को नेगेटिव लिया जाएगा। यानी एक बार पॉजिटिव होता है तो दूसरी ओर से जो भी ड्रॉप आती है उसको हम अपोजिट लेते हैं उसका। यदि हम पहले को नेगेटिव लेते हैं तो फिर दूसरे को पॉजिटिव लेते हैं, यानी ऑप्शन अपना बी रहेगा। तो बस दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।